उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। स्वागत है आप सबका इस नई श्रृंखला में। आज से हमारे बीच हैं। नमस्कार विविध भारती के मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आनंद जी बोल रहा हूँ। मैं आनंद जी यानी छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई का यादों का खजाना लेके आया हूँ। हालांकि रेडियो पे मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन दिल से मैं आपके साथ ही रहूँगा हर वक्त, तो एंजॉय कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी भाई के आनंद जी शाह से कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आनंद जी, इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमल जी नमस्कार। सुनने वाले सारे भाइयों को मेरा नमस्कार। विविध भारती के स्पेशल सुनने वालों के लिए आनंद जी यानी मैं छोटा भाई हूँ, कल्याण जी भाई नो मोर हियर, और आज वो होते तो वही आते यहाँ पे। कल्याण जी भाई आपसे कितने बड़े थे उम्र में? कल्याण जी भाई मेरे से 4.5 साल बड़े थे, लेकिन काफ़ी लंबे, हैंडसम, ही वॉज टॉल मैन, गोरे भी थे। आप देख रहे हैं मेरे को मैं 5 फुट 5.25 फुट का हूँ समझे ना। लेकिन ही वॉज वेरी टॉल एंड वेरी सबड्यूड पर्सन। बहुत संजीदा बात करते थे, बहुत बोलना भी उनका जो था बड़ा ठीक टाइम पे बोलना, कितना बोलना वो जानते थे। मैं बच्चा रहा, बचपन से छोटा भाई रहा, तो मैं कुछ भी बोलते रहा। अच्छा आनंद जी, आपका बहुत बड़ा हिस्सा बचपन का जो है वो मुंबई में बीता, लेकिन पैदाइश कहाँ की है आपकी? हम लोग कच्छी हैं, गुजरात में कच्छ। अब तो लोग जानने लगे आफ्टर अर्थक्वेक, नहीं तो लोग पूछते थे भैया ये कच्छ कहाँ पे आया है, समझे ना। तो ताज्जुब भी लगता था कि हिंदुस्तान का पार्ट एक है जो इतना इम्पोर्टेंट है, जहाँ मोहनजोदारो और सब चीज़ें जो हैं, संस्कृति जहाँ पे है इतनी, कृष्ण जैसे को भी वहाँ पे आए थे। तो वो जगह को लोग नहीं जानते थे, क्योंकि मैप पे इतना उसका अहमियत उसकी नहीं थी। और वहाँ के हम लोग जो रहने वाले हैं, वहाँ पे क्लाइमेटिकल कंडीशन की वजह से लोग धीरे धीरे बाहर निकल गए। लेकिन कच्छी एक बात है कच्छ में, कि कच्छ के लोग कच्छ को भूले नहीं अभी तक। तो वहाँ कच्छ में रह थोड़ी दिन रहे, क्योंकि वॉर के पहले के पैदा हुए थे, तो आना जाना बम्बई में रहता था। पिताजी की यहाँ दुकानें थी, यहीं बम्बई में बसे हुए हैं बचपन से। और जहाँ पे रहते थे वो बहुत अमीर तो थे नहीं। कच्छ का गांव कौन सा जहाँ पर आप रहते? ये मुंद्रा तालुका है जिसको बोलते हैं। उसमें भद्रेश्वर करके एक बहुत पुराना 3000 साल पुराना जैन टेम्पल है, उसके नज़दीक में हमारा गांव है, कुंदरोड़ी करके। वहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। बड़ा अच्छा गांव है। गांव जिनको हिंदुस्तान में घूमा हूँ, लेकिन कच्छ के गांव जो हैं अभी तक गांव जैसे लगते हैं, कि जहाँ चौराया भी है, तालाब भी होता है, ये होता है, अच्छे अच्छे मकान होते हैं, लोग बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि अभी भी गांव गांव की तरह हैं। अब टीवी आने के बाद मुझे लगता है धीरे धीरे वहाँ पे भी बदलाव देख रहा हूँ मैं। लाइटें आ गई, नहीं तो चांदनी रात में घूमने का मज़ा आता था। बारिश में मोर जो बोले उसकी मज़ा और होता था। पंछियों की चहक अलग थी, सब कुछ अलग था। खैर वो उस पर बात भी करेंगे। आपके लोक संगीत में वो सब मौजूद है। बाबुल का देश पिया का घर प्यारा लगे।
यहाँ मुंबई में जैसे कि आपने बताया, आपके पिताजी की दुकान थी, काय की दुकान थी? अनाज की दुकानें, क्योंकि गुजराती जैनी सब जो हैं वो पिताजी ने बताया मुझे। मैं बोला अनाज की दुकान क्यों आपने की? बोले कि जब हम लोग वहाँ से कच्छ से निकले यहाँ पे आए तो व्यापारी आदमी थे, तो उन्होंने बिजनेस में सोचा कि एक ऐसी चीज़ ढूंढो कि जिसको हर वक्त ज़रूरत पड़े, अमीर हो गरीब हो, दुख हो सुख हो, तो वो अनाज का काम था, समझे ना। तो उन्होंने बोला कि इसमें मेहनत है मगर ये काम में कभी छोटापन नहीं होगा, हर वक्त ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो बोले वही काम इन्होंने सब ने कर लिया और अनाज की दुकान थी। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट में ड्राई फ्रूट और ये सब कुछ आने लगा। उन दिनों में ये पैकिंग में जो माल मिल रहा था ऐसा नहीं था, सब लूज़ मिलता था। तो दुकानों में काफ़ी गोनियाँ दिखती हैं, तेल के डब्बे दिखते हैं, ये सब कुछ दिखता है। उस पे चढ़ के काम करना पड़ता था, ये करना पड़ता तो था। आप भी बैठते थे दुकान में? बड़ा मज़ा आता था। दोनों बैठते थे, दोनों हाँ, भाई? भाई थोड़ा सा कम बैठते थे, लेकिन मैं तो मज़ा लेता था उसका सब। कब तक बैठे आप? देखिए ना, पिक्चरें 58-59 तक तो मैं बैठता रहा। उसके बाद 60 के बाद हमने पिताजी को भी अकेले छोड़ देना पड़ा रहा, तो हमने दुकानें बंद की, क्योंकि वो बड़े वो थे कि भाई काम करना है तो सीरियसली करो, ये करो, 3-3 दुकानें संभालना। बड़े भाई मेरे मौजी भाई हैं जो अच्छा गाते भी थे, रेडियो पे भी गाते थे, उन्होंने वो जिम्मेदारी संभाल ली। उसके बाद थोड़ा सा हाई फंडा होने के लगे तो उन्होंने फैक्ट्रियाँ बना ली, कुछ ये कर लिया, एंड देन द होल ट्रेंड इज चेंज इनटू समथिंग एल्स। यानी कि संगीत परिवार में उस तरह से नहीं था, संगीत के प्रति रुझान? कतई नहीं, कतई नहीं। जिसको बोलेंगे ना कि कहीं से सीख के आप आए हैं कि बचपन से आपके घराने में है, ऐसा कुछ नहीं था। तो लेकिन मेरे नाना जो थे वो रंगून में रहते थे, वहाँ पे भी अनाज का व्यापार था। ये मैं बोलता हूँ आपको 70 साल पहले की बात। तो उन दिनों में आना जाना उनका बॉम्बे में होता था, तो वो दिनों में वो भी फॉरेन जैसा था, तो वहाँ से आते थे तो वो थोड़ा म्यूज़िक सीखे हुए भी थे। घर में हारमोनियम भी था, गांव में जाएँ तो बाजा बजाते थे। लेकिन गांव में ये होता था कि फोक म्यूज़िक का राजस्थान, कच्छ में, यहाँ पे गुजरात में शाम के वक्त जब लेडीज़ जमा हो जाती हैं तो वो गाती रहती थी, नाचती थी, ये करती थी। फिर जैनी हैं तो जैनों के भजन होते थे, तो ये सब सुनते रहे हम लोग बचपन से और साथ में गाते रहे। तो एक माहौल था, लेकिन नॉट एज ए प्रोफेशन, एज ए हॉबी था रहा। आनंद जी, लोक संगीत की बात चल रही है और मुझे याद आता है कि एक गाना फिल्म पाप और पुण्य का आपने लोक संगीत की शैली में ही कंपोज किया था। तो पहले वो गाना सुन लेते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, हाँ हाँ जोधपुर की जुगनी। मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, जुगनी भली बुरी है उतनी, गाली देने से नहीं रुकनी। मारी हाय तने लग जावे तू, मिट जावे तू, पिट जावे तू, लुट जावे थारो बेड़ो गरक हो जावे, थारो बेड़ो गरक हो जावे। हाय 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 मैं क्या कह गई, मारी जुबान कट जावे, पर भले कह गई, भले कह गई। मैं हूँ जोधपुर की जुगनी, हाँ हाँ जोधपुर की जुगनी। मैंने थारे संग प्रीत पहली जोड़ी थी, अब नाता मैं किस संग जोड़ूंगी। चाहे तूने मेरा साथ छोड़ा रे, पर तुझको ना अब
किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की। हमारे साथ अपनी यादें बांट रहे हैं कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी शाह। आनंद जी, संगीत में क्योंकि आपका पदार्पण बाद में हुआ, पहले कल्याण जी भाई ने संगीत के क्षेत्र में कदम रखा। ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि बात थोड़ी सी उल्टी है। अच्छा। 1944 में, आज़ादी की पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब ये जाल होटल और है ना यहाँ पे, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो हुआ करते थे और हम लोग वहाँ पे स्कूल में से हम लोगों को एक शूटिंग के लिए बुलाया गया था। तो शूटिंग में हम लोग गए थे, तभी देविका रानी और ये सब थे उस ज़माने में। तो उसमें हम लोग गए वहाँ पे, तो बड़ा नया माहौल था। मेरे चाचा थे, वो भी मुझे हर वक्त एनकरेज करते थे, तो थोड़ी छूट भी मिली थी। तो वहाँ पे गया, फिर आना जाना मेरा शुरू हो गया वहाँ पे। और स्कूल में से भी टीचर को भी तो पढ़ाना पड़ेगा ना, तो टीचर को भी एक बार समझा दिया कि आपका भी रोल नंबर लगा देंगे आप, तो वो छुट्टियाँ मिल जाती थी। उसके बाद एक फ़ायदा मुझे और भी हुआ कि मैंने धीरे धीरे मॉनिटर बन गया क्लास का। मैं क्लास का मॉनिटर बनने से एक फ़ायदा हुआ कि मेरा लेसन देखने की किसी को ज़रूरत नहीं, हम पहले से ही पढ़ने में तो थे ही माशाल्लाह, समझे ना आप। तो उसका भी एडवांटेज हो गया। लेकिन ये सब जो कुछ कर रहे थे तब कोई प्रोफेशनल माइंड में नहीं था। तो एक्टिंग करते वक्त फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लंबा होने लगा मैं, लेकिन लंबे में देखा तो आईने में देखा तो हाइट नहीं बढ़ रही थी मेरी। और उन दिनों में हीरो जो थे वो सब चाहिए 6 फुट और अपने 5 सवा 5 ऊपर बढ़ नहीं रहे थे। साइकिल चला के देखी, स्विमिंग करके देखा, बहुत कुछ करके देखा, गोलियां खा के देखी। उसमें को कम होता गया, बढ़ा नहीं कुछ। तो फिर मैं एडिटिंग में भी चला गया कुछ दिन। अच्छा। कैमरा में भी गया, लगा कि इसमें लगाओ, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया था। तो एवरीथिंग वाज इन नॉट ऑन ए प्रोफेशनल लेवल। और इन दोनों जब हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते थे स्टूडियो में, तो ये इसी तरह के स्टूडियो नहीं थे, ना तो एसी थे, ना माइक्रोफोन थे, ना कुछ नहीं थे। रिकॉर्डिंग जो होती थी वो सेट पे ही होती थी, जहाँ पे स्टेज लगा हुआ है वहाँ पे उसी एकॉस्टिक में कुछ करना पड़ता था। तो गाने की रिकॉर्डिंग जो होती थी वहाँ पे स्टेज लगा हुआ, कहीं पर पहाड़ बना हुआ है, कहीं कुछ बना हुआ है, तो वहाँ पे जाके खड़े हो जाएंगे आप और वो करेंगे। और उसमें भी ये है कि ट्रेन की पटरी है, तो ट्रेन आ रही है तो फिर रिकॉर्डिंग बंद हो जाती थी। तो जानबूझ के वो लोग रात को 12:30 के बाद ट्रेनें बंद हो जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते थे। एसी भी नहीं थे उन दिनों में। तो रिकॉर्डर किस तरह के हुआ करते थे? रिकॉर्डिंग में देखिए, उन दिनों में मैग्नेटिक नहीं आया था, उन दिनों में ऑप्टिकली चल रहा था। तो जैसे फिल्म हम शूट करते हैं इस तरह से नेगेटिव चलाते थे वो लोग और वो गाने करते थे। और वो उस दिनों में टेक्निकली भी कैमराज इतने बड़े एडवांस नहीं हुए थे, ना जूम आया था, न ट्रॉली आई थी, कुछ नहीं थी। और शुरू में तो ये था कि जो एक्टर है वही गाना गाता था। तो तबले वाले हमने वो भी देखा था कि पेटी वाले को कैमरे के पीछे रख के वो अपना बजा रहा है ढम ढुम ढुम ढुम, और वो गाना गा रहे हैं। इसलिए पुराने गाने देखेंगे आप तो उसके 4-5 शॉट में पूरे गाने हो जाते थे। तो उस दौर का कोई गाना आपको याद आता है जो यहाँ पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएं, ताकि वो गाना उनको उस दौर से जोड़ दे? उन दिनों के सब गाने थे, धीरे धीरे आ रहे के बादल धीरे, वो गाना बहुत चला था। फिर हम जब छोटे थे तब आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। हालांकि उस टाइम तो थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई थी, लेकिन होता क्या था कि ये गाना जब हो जाए उसके बाद प्रिंट करने को भेजते थे। तो प्रिंट करके जब नेगेटिव प्रिंट करके पॉजिटिव बना है, अगर वो ओके नहीं हुआ है तो वो गाना फिर से करना पड़ता था, समझे ना। और वो ये सिंगर मिले कि नहीं मिले, कभी कुछ ये होता था, कभी वो होता था। देन काटने के लिए कुछ नहीं था। अभी जो 3 मिनट का गाना आप बनाते थे उसके लिए HMV में फिर से जाके रिकॉर्ड करना पड़ता था वो गाना। सो यू हैव टू रिकॉर्ड द सॉन्ग ट्वाइस। अच्छा, समझे ना। तो एक तो फिल्म के पर्पस के लिए और दूसरा कमर्शियल आपको बेचना है अगर रिकॉर्ड। हाँ, रिकॉर्ड बनाते थे तो उसके लिए 3 मिनट 5 सेकंड के लिए स्पेशल अलग गाना करना पड़ता था। एंड दैट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और हर गाना जो है उसकी रिहर्सल पहले होती थी, उसके बाद डायरेक्टर आएगा, वो बोलेगा मुझे इतना ही म्यूजिक चाहिए, काट दो, इतना ये कर दो। उन दिनों के पहले के गाने देखेंगे आप तो उसके म्यूजिक भी छोटे हुआ करते थे, कपलेट्स भी छोटे छोटे हुआ करते थे, और गानों की रेंज भी नीचे हुआ करती थी, क्योंकि प्रोफेशनल सिंगर नहीं हुआ करते थे। तो एक गाना हम यहाँ जरूर सुनवाएं अपने श्रोताओं को। बताइए कौन सा गाना है आपको जो पसंद है, आपके पास कौन सा है ये भी देखना पड़ेगा। तो वही गाना जो आपने जिसका जिक्र किया था, धीरे धीरे आ रहे बादल। हाँ। धीरे धीरे आ रे बादल, धीरे आ रे बादल, धीरे धीरे जा, मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा, धीरे धीरे
रात धुंधली हो गई है, सारी दुनिया सो गई है, रात धुंधली हो गई है। सर हिला के कह रहे हैं फूल क्यारी में सो गई, सो गई, सो गई, सो गई लैला किसी की इंतजारी में, सो गई लैला किसी की इंतजारी में। मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा। मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है, शोरगुल न मचा धीरे धीरे। तनना 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 तनना। ओ गाने वाले धीरे गाना, गीत तू अपना। क्यों? अरे टूट जाएगा किसी की आंख का सपना, टूट जाएगा किसी की आंख का सपना। चुपके चुपके कह रहा है, चुपके चुपके कह रहा है मुझसे मेरा दिल। आ गई देखो मुसाफिर प्यार की मंजिल, मुसाफिर प्यार की मंजिल। कौन गाता है रुबाई रे, फिर ये किसकी याद आई रे, फिर ये किसकी याद आई रे। किसने पहना दी, हाँ बोलो, किसने पहना दी है मुझको प्रेम की माला। किसने मेरी जिंदगी का रंग बदल डाला, आहा हा रंग बदल डाला। तुम कहोगे प्रीत इसको, तुम कहोगे प्यार, मैं कहूँ हाँ मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। मैं कहूँ तो दिल मिले हैं, हिल गया संसार। दो दिलों की ये कहानी, दो दिलों की ये कहानी, तू भी सुनता जाओ बादल, तू भी सुनता जाओ। आनंद जी, जैसे कि आपने जिक्र किया कल्याण जी भाई का, जब हमने जिक्र किया तो आपने कहा कि नहीं कहानी कुछ दूसरी तरह की है, यानी कि उनसे पहले आप फिल्मों में आ गए थे। हाँ, एंटर हो गया था, मतलब घर में बिगड़ा हुआ मैं ही था। तो वो मौका मुझे मिला, और मैं बोला ना वो संजीदा थोड़े कम बोलते थे। मैं पिताजी को भी बात करूँ तो हम लोग आपस में हिंदी में बात करते, मैं बोला नहीं नहीं मुझे तो जाना है, फिल्मों में करना है। चाचा भी बोलते थे। और जहाँ हम रहते थे गिरगांव में, वो एक गढ़ था, वहाँ पे भी शांता आपटे ये सब पुराने ज़माने के लोग वहीं पे नज़दीक नज़दीक में सब रहते थे। हेमा मालिनी, हेमलता ये थी। फिर वहीं से आपको पता नहीं होगा शंकर जी भी वहीं से आए हुए हैं, एन दत्ता भी वहीं से हैं, बहुत सारे वहीं के थे। लता जी भी नाना चौक पे रहती थी, वे अपने महेंद्र कपूर जी भी पास में रहते थे। तो एक एरिया था कि जहाँ पे संगीत एक्टर ये लोग वहाँ पे रहते थे। संजीव कुमार वहीं थे, सज्जन भी वहीं के थे, राजेश खन्ना भी वहीं के। फिर अपने जितेंद्र, जिनको आप जितेंद्र बोलते हैं, वो भी जितेंद्र कपूर, रवि कपूर उनका नाम, रवि कपूर। हाँ, तो ये सब वहीं के वहीं इर्द गिर्द में थे। लेकिन दिस इज आफ्टर द प्री इंडिपेंडेंस के बाद की बात है। ये लोग तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले का जो जमाना था उसमें कोई स्टार है ये पता लगे कैसे सास्किन का पैंट होगी, सिल्क का शर्ट होगा और एक 5 का डब्बा है, और वो ट्रेन में सब जाते थे। फर्स्ट क्लास की पास मिलती थी, वहाँ से मेहता जी बना के देते थे उनको, उसमें सबने जाना था। और वहाँ से फिर बग्गी में बैठ के सब फिल्मिस्तान में जाइए कि फिर और कहीं जाओ, तो हर जगह जाना है तो उसी में जाते थे। वो ज़माना ही हुआ था। तो आपकी उम्र क्या थी उस समय? उस समय मेरी 11 तो हो गई थी। तो संगीत की तरफ आप कैसे जुड़े फिर? खैर देखिए, ऐसा है कि
ये सब होना है जब है ना, ये हम समझते कि आई प्लान दिस कि मुझे ये करना है और मुझे ये करना है, ऐसा तो कोई ईश्वर करता नहीं। पहली बात तो ये कि किस घर में पैदा होना, ये अब जब आपके हाथ में नहीं है, तो ऊपर वाले ने सब प्लान बना हुआ है कि इसको क्या करना है, किसको क्या करना है। हम खावा अपनी सरफोड़ी करते रहते हैं कि मुझे ये बनना था और ये नहीं बना, मुझे ये बनना है और ये नहीं बना, क्योंकि टाइम टू टाइम एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि जिस घर में आप पैदा हुए हैं वो जब आपके हाथ में नहीं है, कितना कद होना वो आपके हाथ में नहीं है, ये लड़का बनना लड़की बनना ये आपके हाथ में नहीं है, बिजनेसमैन के घर में पैदा होना है या गरीब के घर में पैदा होना वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो सर्कमस्टेंसेस के साथ, आपकी तकदीर के साथ, आपके पूर्व अगले जन्म के जो कर्म है उसके साथ आप सराउंडिंग में आते जाते हैं। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, ओ पीली पीली उड़ी चुनरिया, ओ पीली पगड़ी के संग, गले लगा के दुश्मन को भी यार बना लो कहे मलंग। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। सबका हो मेरा ना कहो है ये चमन सबका, हो तेरा मेरा जो कहे, हो तेरा मेरा जो कहे वो है छोटे दिल का, खरे दिल से बदल ले जो है खोटे दिल का, वो खरे दिल से बदल ले जो है छोटे दिल का, कोई छोटा ना बड़ा, जीना सीख लो जरा एक नए ढंग में, आई झूम के, आई झूम के, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। हड्डी के लाखों मन दाने दाने तेरी भट्टी में भुन गए जाके, ओ जाके तेरी भट्टी में भुन गए जाके। दिल को रखना ओ पुट्ठे बचा के भून डालूंगी मैं कानों में मिला के, आए भून डालूंगी मैं कानों में मिला के। ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की, ओ प्यारी तभी छोड़ूंगा जब तूने हाँ की। बुढ़ापे की शर्म कर फिटे मुंह बच्चों वाले, ओ तो बच्चों वाले, इनको भी तो जरूरत है माँ की, ओ प्यारी इनको भी तो जरूरत है माँ की। नाना बापू क्या है बेटे, बाबू झूठ न ऐसे बोल, हम तो हीरे हैं अनमोल, हमको पट्टी में न रोल, अपने दिल के संग में आई झूम के, आई
आपकी शुरुआत कैसे हुई? किस रूप में? आपने एडिटर के रूप में शुरुआत की या इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के रूप में शुरुआत की? संगीत की दुनिया से आप कैसे जुड़े? क्योंकि आपके बाद में फिर आगमन होता है कल्याण जी भाई का। देखिए, जब पहली बार मुझे बुलाया गया हम लोगों को स्कूल में से, तो वो गाना ही था, कोई स्कूल के ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें गाना बच्चों ने गाना है, तो गाने के लिए गए थे, क्योंकि स्कूल में से सिलेक्टेड जो 5-10 बच्चे होते थे, क्लास चलते थे ना, उन दिनों में म्यूजिक के क्लास भी स्कूल में हुआ करते थे। लेकिन एक मजे की बात ये होती थी कि बच्चे थे तो याद रह जाता था, और वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर को मास्टर जी बुला करते थे, और मास्टर जी भी हैं वो सैलरी पे हुआ करते, हर आदमी सैलरी पे हुआ करता था। हम लोग को भी भेजते थे यहाँ रिहर्सल की, तो एक महीना रिहर्सल चले, तो शर्मा जी करके मास्टर जी थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो आज एक बोलेंगे कि बसंती फूल खिले, बसंती फूल खिले, हमने याद कर लिया। फिर दूसरे दिन जाए तो बोलेंगे बसंती फूल खिले खिले, बोले मास्टर जी कल तो अलग था बेटा, बोले ये भी तो अच्छा है ना। क्योंकि मास्टर जी जो प्रोड्यूसर आएगा टोपी वाला, उन दिनों में गुजराती सारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, टोपी वाले धोती वाले, वो आके बैठेंगे, वो जो पसंद करेंगे सारू चाने राखी दे, तो वो रहता था, समझे ना। तो वो हर दिन बदला करता था, क्योंकि जब तक फाइनल नहीं होता तो कुछ होता नहीं था। आनंद जी, बीच में टोकने के लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि बात आपके बचपन की चल रही है और बचपन से जुड़ा यानी कि बच्चों से जुड़ा एक बड़ा ही खूबसूरत गाना आपने कंपोज किया था फिल्म कालीचरण में, तो पहले उसे सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने किसी को असिस्ट भी किया उस दौरान बाद में? देखिए, असिस्टेंट नहीं किया, लेकिन कुछ जब होना है ना तो हो जाता है। हम छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे पता है, हमारे बच्चों की गैंग हुआ करती थी, कुछ महाराष्ट्रियन थे, कुछ भैया थे, कुछ ये थे, वो सब थे, तो प्रसाद कहाँ मिलेगा, टेम्पटेशन तो ये है, तो शनिचर को हनुमान जी के मंदिर में जाना, इस दिन गणपति के मंदिर में जाना, उसमें जाना, इसमें जाना, तो उसका आरती के समय हमको मालूम होते थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि 2-2, 3-3 टेम्पल में पहुंचना है, क्योंकि वहां से प्रसाद लेना है, तो वो जयदेव 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 पांडुरंगा सब कर रहे हैं, हम उसमें घुसते 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 आगे जाके वो उससे जैसे प्रसाद मिला के वहां से भाग दूसरी जगह पहुंच। अब ये करने से क्या होगा, अननोइंगली म्यूजिकल जो टच है वो अंदर घुसता गया। आज़ादी के पहले के थे तो गांधी जी को सुनते रहे, सवेरे उठना जल्दी, झाड़ू मारना, ये करना, वो करना, पैदल चलना, ये करना, साफ सफाई करना, स्कूलों में भी ये सिखाया जाता था। और आज़ादी का एक भूत सवार हम पे इतना बड़ा था
कि आज़ादी मिलेगी तो हम क्या बन जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा, एक सपना देख रहे थे, समझे ना। तो उसमें प्रिंसिपली बहुत कुछ हम लोग सीखे, रुई कांतना, ये करना वो करना, इन बिटवीन बीच में हिंदू मुस्लिम के झगड़े भी होते थे, बहुत कुछ होता था, पॉलिटिकली कन्फ्यूजन बहुत चलता था, वॉर का ज़माना था 1944 में, फिर कहीं वॉर का न्यूज़ आई कि हम लोग गांव चले जाते थे, वहाँ गए तो और कुछ सुनते थे, यहाँ आए तो और कुछ सुनते थे। फिल्में भी तो देखते होंगे आप उस दौर की? फिल्में देखते थे, फिल्मों को देखने के लिए मॉर्निंग शो सस्ता होता था, इसलिए मॉर्निंग शो में हमको भेजते थे। कोई याद है कौन कौन सी फिल्में देखी आपने? अरे बाप रे बाप रे बाप रे, मोटे रूप से कुछ नाम। मदर इंडिया पुरानी भी देखी हुई है मैंने, औरत, समझे ना, वहाँ से लेके पड़ोसन, पड़ोसी, ये वो ज़माने की एक पिक्चर थी, अमृत मंथन देखी हुई है, मतलब पुराने सारे पिक्चरें, सोरा मोदी जी से आगे के पहले के ये पिक्चरें सब देखी हुई हैं, सब कुछ देखा हुआ है। फिर उन दिनों में एक होता था कि कौन सी पिक्चर चलेगी, आपस में हम लोग करते रहते थे कि ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, ऐसे चलते रहता था। तो एक गाने की गुंजाइश और बन रही है यहाँ पर, हम अपने श्रोताओं को फिर से उन्हीं दिनों में ले जाना चाहते हैं, कोई गाना उस दौर का आप। देखिए पहली पिक्चर आई जो हमारी, सम्राट चंद्रगुप्त, जिसमें भाई साहब का नाम था, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। हमारा तूने न जाना, सीखा है हमने भी वादा निभाना, वादा निभाना। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। जब तक चमके चांद सितारे, हम हैं तुम्हारे तुम हो हमारे। सागर की दो लहरें पुकारे, मिलके रहेंगे दोनों किनारे, दोनों किनारे। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरे जीवन की तुम तकदीर हो। इस समय तो आप हमारे पास में हैं आनंद जी। ये जो फिल्म है सम्राट चंद्रगुप्त, ये कल्याण जी वीर जी शाह, इस नाम से उन्होंने संगीत दिया था, और ये उनकी पहली फिल्म मानी जाती है। जी 1954 में नागिन की बीन बजाई, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम करते रहे थे। और सुभाष देसाई हमारे गुजराती प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जब जन्म जन्म फेरे जो पिक्चर बनी थी ना, उसमें भाई साहब क्लेवलिन बजा रहे थे बैकग्राउंड के लिए, तो उन्होंने बोला कि तुमको इस पिक्चर में, नेक्स्ट पिक्चर में म्यूजिक देना है।
उन दोनों में हम लोग शो करते थे, तो मैं मैनेजर भी का काम करता था, क्योंकि बाहर गांव जाओ तो उसमें सब कर कुछ करना पड़ता था। काय के शोज होते थे? शोज में ये सिनेमा के गानों के लेके एक नया कॉन्सेप्ट सोचा था कि भाई घूमने का शौक भी है, जो प्रसाद दे के घूमने वाला आदमी है तो उसको तो ऐसा ही सब कुछ चाहिए। तो वो करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक छोटा सा ग्रुप बना के उसका शोज करने लगे। उन दिनों में 1-2 माइक मिलते थे, तो उसी में ड्यूएट भी हो तो वो माइक उसको दो, इधर दो, फिर क्लैरिनेट वाले का है तो उसको माइक दो। वेरी एमेच्योर स्टेज थी। तो उसके बाद नागिन के बाद हम लोग प्रोग्राम करने लगे। और जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, फिल्म नागिन में उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बजाया था और खास तौर से बीन की जो धुन निकाली थी उसके लिए बड़े चर्चित भी हुए थे और बड़ा हल्ला हुआ था उस समय कि एक नया इंस्ट्रूमेंट आया। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट था? देखिए आजकल जो सिंथेसाइजर आया ना, वो दैट वाज द फर्स्ट सिंथेसाइजर कि जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था और उसमें बजे। अब नागिन में बीन बजाने का रीज़न ये था कि नागिन की जो जिसको बीन बोलते हैं, पुंगी बोलते हैं, उसमें कुछ कम सुर होते हैं और फिल्मों में क्रिसेंडो होता है कि धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाता है, वो उसमें बीन नहीं रहा था। तो दिलीप धोड़किया करके जो इनकी चित्रगुप्त जी के असिस्टेंट रहे, वो हमारे साथ हुआ करते थे और वो खुद भी गुजराती के बहुत अच्छे कंपोज़र हैं। और तारो आँखों फेणी ये गाना जो उनका बहुत पॉपुलर हुआ था, तो उन्होंने इनको बताया। चित्रगुप्त जी की पहली पिक्चर आई थी नागपंचमी। नागपंचमी में ये पहले बीन बजी थी, जिसमें एक नाग कहीं जा बसियो रे मेरे पिया कुन डसियो रे, ये गाना था। वो पिक्चर मद्रास में भी बनी नागल चौथी के नाम से। उसके बाद यहाँ पे जालन साहब ने पूछा कि ये पिक्चर चल रही है, व्यापारी आदमी वो तो देख रहा है, ये पिक्चर क्यों चल रही है? तो उन्होंने बोले देख क्या है, आप जैसे मेरे जैसे उनके सेक्रेटरी गए, बोले कुछ नहीं है साहब, एक पिक्चर में वो एक सांप का गाना है और सांप आता है और वो उसको डस लेता है और डसा हुआ को चूस लेता है और चला जाता है। बोले बस इतने में चलती है पिक्चर? तो बोले पूरे सांप पे पिक्चर बना लो। तो नागिन बनी, हेमंत का म्यूजिक था और उसमें फिर चाहिए बीन वाला। तो पहले बीन किसने बजाई थी, क्योंकि उसमें तो फिर सांप आ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बढ़ता है क्रिसेंडो। तो भाई साहब को बुलाया, हम लोग गए साथ में, मैं साथ में हर वक्त रहता था। तो बोले कि बीन चाहिए, तो बीन हम वीणा समझे, बोले बीन तो नहीं बजती इसमें। बोले नहीं नहीं नहीं, उसमें जो बीन बजाई वो चाहिए। हाँ बोले वो बजेगी। तो उसमें थोड़ा कॉम्बिनेशन करना पड़ता है हारमोनियम का और ये दोनों का करके एक टोन बनाना पड़ता है और वो बना के नागिन के सारे गाने चले। आनंद जी, क्या नाम था उस इंस्ट्रूमेंट का? क्लेवियोलिन। उसमें 40 इंस्ट्रूमेंट बजते थे और खूबी की बात ये थी कि उस इंस्ट्रूमेंट को देखने के डिफरेंट लोग आते थे, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग। तो ये कल्याण जी भाई खरीद के लाए थे बाहर से? हाँ, क्योंकि पॉपुलर साइंस और ये पढ़ने का एक रीज़न हो गया था। क्योंकि आज़ादी के पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो फैनेटिक थे, तो क्विट इंडिया के हिसाब से हम लोगों ने कभी अंग्रेज़ी पढ़ना छोड़ दिया था। तो मैं जब स्कूल में मैट्रिक कैसे कभी करके पहुंचा तो था वहाँ पे, उन दिनों मैट्रिक चलता था, तो वहाँ पे अंग्रेज़ी का पेपर आया तो मैंने उसमें लिख दिया कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, अंग्रेज़ी सीखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, धन्यवाद। अब कहाँ से पास होंगे आप? उसके बाद देखा कि जवाहरलाल जी अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं टीवी रेडियो पे, तो मैं बोला पिताजी ये तो कमाल है कि हमने तो ये छोड़ दिया और ये तो अभी बोल रहे हैं अंग्रेज़ी में। तो उन्होंने बोला कि बेटा देख तू समझा नहीं है, इसमें क्या है कि अंग्रेज़ी भाषा तो रहेगी, अंग्रेज़ों को जाना है। और उन्होंने 10 की नोट निकाल के दिखाई मुझे और बोले देखो पहले लिखा है 10 रुपीज़, अब पढ़ना पड़ेगा। तो धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, ऐसे पढ़ना लिखना शुरू किया। तो उसमें ज़्यादा नया मुसलमान ज़्यादा पढ़ता है, इसलिए हमने भी अंग्रेज़ी के मैगज़ीन भी मंगवाने शुरू किए। उसमें पॉपुलर साइंस नाम का मैगज़ीन आता था, उसमें एक नया इंस्ट्रूमेंट आया कि जिसका नेम है देयर इज़ अ न्यू इक्विपमेंट विच कैन प्ले सो मेनी इंस्ट्रूमेंट इन वन इंस्ट्रूमेंट लाइक दैट एंड एवरीथिंग। तो उसको व्यापारी के बेटे तो थे तो रिस्क लेना था, तो उन्होंने वो मंगवाया, हमने मंगवाया। थोड़ी दिन प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करने के बाद उसको देखा कि ये काम हो सकता है। तो अभी इसको प्रेजेंट कैसे करें, तो इतने में नागिन की बीन भी आई, तो बीन का हमको सहारा मिल गया कि शो करने में हमको एडवांटेज हो गया। और शो में हमको पिताजी ने हर वक्त ये बोला था कि बेटा तुम लोगों ने ऐसा धंधा ढूंढा है कि जिसमें पैसा नहीं लगता है, हम व्यापारी के बेटे हैं तो हर काम के लिए पैसा लगता है, तो आपका तो इन्वेस्टमेंट क्या है, कुछ नहीं है, वन वे एंट्री है, एक पैसा है। तो मतलब तो ब्याज कैसे चुकाओगे? तो मतलब बताइए कैसे? बोले तुमने कहाँ से लिया? मतलब लोगों से जो नॉलेज मिला वो लिया, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो बोले इसका सूद तो चुकाना पड़ेगा। तुम बोले बताइए क्या करना चाहिए? बोले तुम लोग 4 आदमी मिलकर एक रिहर्सल भी करो, एक प्रैक्टिस करो, तो आपका भी काम हो जाएगा और किसी का भला हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने शुरू से चैरिटी शो करना शुरू कर दिया।
तो धीरे धीरे चैरिटी करते रहे और उसका फ़ायदा ये हुआ कि मन को भी शांति मिली, लोगों को भी कुछ न कुछ मिला उससे। आपने ट्यून किया है विविध भारती और आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की। हमारे साथ अपनी यादें बांट रहे हैं कल्याण जी के छोटे भाई आनंद जी शाह। आनंद जी, तो वो जो धुन नागिन की हाँ इतनी मशहूर हुई, क्यों ना उसका एक पीस बजाया जाए यहाँ पे? बिल्कुल बजाया जाए। उस समय जब ये फिल्म बनी जिसका संगीत हेमंत दा ने दिया था, कल्याण जी भाई उनको असिस्ट करते थे शायद उस समय? नहीं, नहीं, ही वॉज जस्ट ए म्यूजिशियन। रवि जी वॉज, रविशंकर जी उनका नाम था। रवि जी से जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि ये जो खबर है ये गलत है, ये जो बीन की जो ट्यून है बोले मैंने तैयार की थी। वो तो अभी उनको पता कि भाई हेमंत दा ने बनाई कि उन्होंने भाई, बिकॉज ही वॉज असिस्टेंट, तो नेचुरली कई बार आधा काम होता कि बहू करती है, कभी सास करती है वो, लेकिन नाम तो जब घर में आता तो वो उसके नाम पे ही आता है कि भाई। अच्छा, कल्याण जी भाई ने सम्राट चंद्रगुप्त के बाद में हाँ जी और कितनी फिल्मों में संगीत दिया अकेले? देखिए ऐसा हुआ कि ये तो शौकिया हम लोग इस लाइन में गए थे, कुछ ऐसा था नहीं कि भाई ये म्यूजिक डायरेक्टर बनना, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए सोचा भी नहीं था। जब वो सुभाष भाई बहुत पीछे लग गए कि भाई म्यूजिक देना है, आपको म्यूजिक देना, तो मैं मैनेजर था, तो अभी इनको टालें कैसे,
क्योंकि उन दिनों में 5-6 हज़ार रुपये मिलते थे, 7 गाने बनाओ, उसके लिए इतनी मेहनत करो, ये करो। तो हमने बोला कि भाई मनी वाइज, तो वो बोले कि मैं 5-6 पिक्चरें देता हूँ आपको, हर पिक्चर में 1,000 रुपये बढ़ा दूंगा। और उन दिनों में 2-3 महीने में पिक्चरें बन जाती थी। तो अब फंस गया। तो मैंने बोला भाई एक सोशल पिक्चर बनाएंगे तो करेंगे, अभी मैथोलॉजी में हम क्या करेंगे? तो बोले नहीं देता हूँ, नेक्स्ट चेक बुक बनाते हैं, फिर राज कपूर को लेके बनाएंगे, इसको लेके बनाएंगे। तो वही पिताजी सुन रहे थे, तो बोले कि 2-4 दिन से तुम लोगों का ये क्या चल रहा है, घुसपुस क्या चल रहा है? तो बोला एक कोई आया है प्रोड्यूसर जिसने बोला कि म्यूजिक दो पिक्चर में। तो पिताजी को भी मालूम नहीं था कि म्यूजिक देना यानी क्या है। तो बोले दो ना। तो बोले दो तो सही, लेकिन वो पीछे पड़ गया। बोले सामने से आई हुई चीज़ को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने इसमें तुम्हारा कुछ रखा होगा, तो ये करो, उनको मना मत करो तुम, क्योंकि अगर पीछे लगा तो उसमें हो सकता है इसमें कुछ होगा। हमने जाकर उनको बोला कि पिताजी बोल रहे हैं कि भाई म्यूजिक दो, तो दो। तो हमने देना शुरू किया। अब देने में ये था कि ऑलरेडी हम लोग स्टेज पे रह चुके हैं, तो पब्लिक की पल्स मालूम थी, नागपुर वालों को क्या पसंद चाहिए, छिंदवाड़ा में क्या पसंद आएगा, जयपुर में क्या पसंद आएगा, गुजरात वालों को क्या पसंद आता है, कौन से गानों पे लोग पसंद करते हैं, कौन से नहीं करते। तो वो एक पल्स मालूम थी कि लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए गाने में, जो वर्ड ऐसे होने चाहिए जो एप्लीकेबल हो हर किसी की ज़िंदगी में, शब्द ऐसे नहीं ज़्यादा भारी हों कि जो समझ में नहीं आए, जो अगर कहीं हैदराबाद में पसंद आ जाए उर्दू का और गुजरात वाले को समझ में नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका एक किस्सा सुनो आपको। मैं गया जामनगर में, तो वहाँ पे एक गाना गा रहा था कोई, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, चश्मे पर धूल, चश्मे पर धूल। बोलो बहुत अच्छी। मैं बोला भाई तुम्हें चश्मा पर धूल केवी ले आवे के नहीं, नजर ना लागे ने एना मटे एना चश्मा पर धूल नाखी दी थी। तो वहाँ वो चश्मे बद्दूर को उसने चश्मे पर धूल कर दिया, समझे ना। तो कई बार ऐसे जो है वर्ड्स जो, तो वो अच्छे भी लगते हैं, लेकिन कई बार पल्ले भी नहीं पड़ते। लेकिन तो यही गाना सुनते हैं। ये हमारा नहीं, शंकर जी की। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। प्यारे भाइयों, बातें बहुत हुई, वक्त होता चला जा रहा है। बातें तो इतनी सारी हैं और आगे बातें करनी है अपने को, इसलिए आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। तो विविध भारती के सुनने वाले सभी प्यारे भाइयों को आनंद जी का नमस्कार।
उजाले उनकी यादों के। ये थी मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के आनंद जी शाह के साथ कमल शर्मा की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम की पहली कड़ी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें जरूर लिखेगा। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहायता की दिलीप कुलकर्णी ने। विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम को संयोजित, संपादित और प्रस्तुत किया राकेश जोशी ने। तो अगले हफ्ते इसी समय जरूर सुनिएगा उजाले उनकी यादों की।